नमस्कार दोस्तों एसएससी सीजीएल की एक और शिफ्ट जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये जो है सेट नंबर 17 है जो आपके सामने है, और इस सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको शो हो रहा होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन मेरे से किसके बारे में बात कर रहा है। उम्मीद है फ्रेंड्स इतने सेट करने के बाद अब आपको जो है इंग्लिश का पैटर्न एक बार के लिए समझ में आ गया होगा कि जो लास्ट ईयर है उसमें एसएससी सीजीएल से रिलेटेड किस टाइप में इंग्लिश का पेपर जो है वो पूछा गया था, वोकैबुलरी कैसी थी और क्या पैटर्न था इस क्वेश्चन का, बेसिकली क्या क्या टाइप था जो इसके अंदर पूछा था। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो मुझसे क्या कह रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है। और बेसिकली ये जो है ना स्पेलिंग का क्वेश्चन है, यानी कि चारों ऑप्शंस अलग अलग नहीं है, एक ही वर्ड है। और रिपग्नेंस की जो स्पेलिंग होती है वो सबसे पहली बात RE से स्टार्ट होती है। तो द राइट स्पेलिंग इज REPUG, रिपग और फिर नेंस होता है। और बेसिकली रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है? रिपग्नेंस का मतलब है कोई भी चीज जिसके प्रति आपको स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस हो, यानी कोई चीज जो आपको बेहद नापसंद कोई चीज होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? रिपग्नेंस। तो नापसंद चीजों के लिए जो है हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक भी कह सकते हैं, आप इसके लिए ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं कि मुझे इस चीज से क्या है, ऑब्जेक्शन है। तो बेसिकली ऑब्जेक्शन मे ऑल्सो बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। एंड अगेन आप यहाँ पर एंटीपैथी वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को हम एंटीपैथी भी जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आप स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बोल सकते हो, ऑब्जेक्शन बोल सकते हो, एंटीपैथी बोल सकते हो और रिपग्नेंस भी बोल सकते हो। आपस में सारे के सारे वर्ड्स क्या है, सिनोनिम है। तो यहाँ रिपग्नेंस की राइट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज माई राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो है वो करना है। तो बेसिकली यहाँ हैव बिल्ट दिख रहा है, तो हैज या फिर हैव के साथ बीन बिल्ट मुझे दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे हैज बीन नहीं है, यहाँ पर मुझे हैज बीन बिल्ट दिख रहा है। अगेन यहाँ पर भी मुझे हैज बीन बिल्ट दिख रहा है और यहाँ पर भी हैज बीन बिल्ट दिख रहा है। नाउ जो मेरा सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली अ न्यू ब्रिज है। तो जो मेरा पैसिव वॉइस होगा वो किससे स्टार्ट होगा? न्यू ब्रिज से। क्या फोर्थ ऑप्शन ब्रिज से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, यानी कि दो ऑप्शन तो कट गए हैं। फोर्थ कांट बी माय आंसर एंड फर्स्ट कांट बी माय आंसर। सेकंड और थर्ड में क्या दिक्कत है कि आपने बाय प्लस सब्जेक्ट को आगे ही लिख दिया है, जबकि बाय प्लस सब्जेक्ट सेंटेंस में लास्ट में यूज होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया। तो बेसिकली माय राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन कि अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे सब्सटीट्यूशन की डिमांड कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर। देखो ना, आप लार्जेस्ट क्रिएचर्स बोल रहे हो और इट के बाद में इज बोल रहे हो, दिक्कत हो गई ना। अब या तो इट के बाद आर करो या क्रिएचर्स को क्रिएचर करो। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो बात है ना, मैं ह्यूमंस की कर रही हूँ और ह्यूमंस जो है ना वो प्लूरल है। तो डेफिनेटली इसने क्रिएचर्स वर्ड तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इट और इस क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर मुझे प्लूरल चाहिए था, तो नो सब्सटीट्यूशन तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। दे आर बिल्कुल सही है और लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ अ भी नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज माय राइट आंसर कि दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। राइट, हम यहाँ पर क्यों इट इज को हटा रहे हैं, क्रिएचर्स को क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस एंड ह्यूमंस जो है वो यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये मुझसे कह रहा है अगेन सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है कि काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं। ये कहता है, ये क्या कह रहा है कि एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज दैट सम काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। हम उसे पता ही नहीं कर पाते। तो काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है ना फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं होते, गलत डॉक्यूमेंट्स जो बनवा लेते हैं। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शंस पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर है वर्ड फियास्को। फियास्को का मतलब होता है किसी भी चीज का ना खराब या फिर बेकार हो जाना। वो बेसिकली क्या कहता है, वो कहलाता है फियास्को। तो फियास्को इज खराब या फिर बेकार हो जाना किसी भी चीज का। तो काउंटर फिटिंग का मतलब खराब या फिर बेकार से तो है नहीं, है ना। ये तो कह रहा है जो डॉक्यूमेंट फॉल्स है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फोर्जरी जो वर्ड है ना, फोर्जरी का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे बना रखे, फर्जी दस्तावेज। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट को हम फोर्जरी कहते हैं। तो यही बेसिकली मेरा राइट आंसर हो गया। इम्प्रॉप्चू क्या होता है? इम्प्रॉप्चू जो है ना एक्सटेम्पोर का सिनोनिम है। एक्सटेम्पोर यानी कि एक ऐसी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन आपने दी हो। तो अ स्पीच विच इज विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज व्हाट?
इम्प्रॉप्चू या फिर एक्सटेम्पो। और फ्रेंजी का मतलब होता है किसी भी चीज का पागलपन, जैसे कहते हैं ना गुस्से में जब कोई इंसान है ना आपा खो देता है, तो वो पागलपन जो है ना गुस्से वाला, वो क्या कहलाता है, फ्रेंजी। तो यहाँ पर काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का आपसे सिनोनिम पूछा था, यानी कि सब्सटीट्यूशन, तो वो बेसिकली हो जाएगा फॉर्जरी। और काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब फॉल्स डॉक्यूमेंट, एंड सिमिलरली फॉर्जरी मतलब भी फॉल्स डॉक्यूमेंट ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ब्रिंग टू लाइट, देखो अगर आप किसी भी चीज को लाइट में लेकर आ गए हो, यानी आपने उस चीज को उजागर कर दिया है, लाइटन नहीं किया है, एंगेज भी नहीं किया है, डिसएंगेज भी नहीं किया है, आपने उस चीज को क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, यानी अब तक छुपी हुई थी, लाइट में आने से क्या हो गई, वो उजागर हो गई। तो बेसिकली आप इसे टू रिवील भी कह सकते हैं और आप इसे टू डिस्क्लोज भी कह सकते हैं, यानी कि लोगों के सामने ले आना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रेस्टोरेंट ऑफर, देखो मेरे को रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ही सीधी सीधी गलत दिख रही है, तो यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, और रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में RESTAU होता है, यानी कि ए जो है ना वो यहाँ पर मिसिंग है। तो दिस वन इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड एंड द राइट स्पेलिंग ऑफ रेस्टोरेंट इज RESTAURANT। डिशेस का मतलब आप जानते हैं, ऑफर्स भी आप जानते हैं, और वेराइटी भी आप जानते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज माई राइट आंसर विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आगे चलते हैं। मुझे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है। तो अ न्यू हॉस्पिटल, देखो ये क्या बोल रहा है, आर बिल्डिंग है ना। हॉस्पिटल को देख के इज बीइंग बिल्ट जो है वो मुझे दिखना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो इज बीइंग बिल्ट से मुझे दिख रहा है, तो यही बेसिकली मेरा राइट आंसर हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। PQRS का ये क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये सेंटेंस क्यू से तो स्टार्ट होगा नहीं, इज नॉट लिखा हुआ है, विलिंग टू गो से भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि विलिंग वर्ब है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते कैंपिंग से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बेसिकली आर से ही स्टार्ट होगा। और बहुत इजी सा ये रीअरेंजमेंट है, सीधा सीधा माय सन, इसमें एक सब्जेक्ट दिख रहा है, तो माय सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग, यही एक राइट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मुझसे पूछ रहा है, हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई का क्या मतलब होता है। तो हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई का मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना, स्क्रीमिंग जिसे हम कहते हैं ना। तो स्क्रीमिंग इज बेसिकली नोन एज चीखना और चिल्लाना, और वही होता है मतलब हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई मतलब ऐसा चीखना जो आपके कानों को चुभे, तो चुभने के लिए बेसिकली पियर्सिंग वर्ड होता है। तो बेसिकली चीखना होता है ना वो कानों को चुभता ही है, तो चीखना और चिल्लाने को ही हम स्क्रीमिंग कहते हैं, और वही कहलाता है हाई श्रिल पियर्सिंग। अब इसका ऑप्शन ढूंढते हैं यहाँ पे। देखो क्रैच का मतलब होता है जो जॉब वाले पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को टेम्पररी बेसिस पर छोड़कर जाते हैं, उस जगह को क्रैच कहते हैं। स्क्रीच वर्ड जो होता है ना वो बेसिकली राइट आंसर है, क्योंकि स्क्रीच का मतलब भी चीखना ही होता है। तो स्क्रीमिंग इज बेसिकली स्क्रीचिंग, राइट। तो आप स्क्रीच को ही चीखना भी कहते हो और स्क्रीमिंग को भी हम चीखना ही कहते हैं। बिसीच का बेसिकली मतलब होता है, कहते हैं ना जब किसी से बहुत ज्यादा ही आप रिक्वेस्ट करने लग जाओ, यानी कि बैगिंग ही करने लग जाओ आप, है ना, तो रिक्वेस्ट की फॉर्म में ये वर्ड है। जब अपन किसी से बहुत ज्यादा नम्र निवेदन करने लग जाते हैं ना, भीख ही मांगने लग जाता है, वो बिसीच कहलाता है। और ब्लीच वर्ड जो है वो हम चेहरे पे कराते हैं ना, कलर वगैरह कराना, वो ब्लीचिंग कहलाता है। तो बेसिकली स्क्रीच इज माई राइट आंसर, जिसका मतलब क्या है, चीखना या फिर चिल्लाना। आगे बढ़ते हैं। अटैक का मुझे एंटोनिम बताना है। अटैक का मतलब होता है किसी को मारना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बचाना, डिफेंस करना। एम्बुश का क्या मतलब होता है, एम्बुश का मतलब होता है कहते हैं ना छुपकर, है ना, छुपकर इसने अटैक किया है, तो कहीं छुपकर, या कहते हैं ना अभी घात ही लगा के बैठा है कहीं, शिकार जब शिकारी करने जाता है तो सामने से थोड़ा ना जाता है खुलेआम, तो छुप करके वेट करता है ना, तो वो छुपकर या घात लगाकर बैठना क्या कहलाता है, बेसिकली एम्बुश कहलाता है। प्रोडक्शन आप जानती है और एंगेजमेंट भी आप जानते हैं। एंगेजमेंट यानी किसी चीज में एंगेज रहना, है ना, बिजी रहना। तो बेसिकली अटैक का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफेंस, बीच बचाव के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन PQRS का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो डी से ये स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है इट इज अ, अब इट किसके लिए यूज हो रहा है पता नहीं है, तो वी कांट स्टार्ट इट विद डी, तो ये ऑप्शन कट गया। देखते हैं। ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग हैज इवॉल्व्ड इनटू अ मेजर इंडस्ट्री। देखो कई सालों से एडवर्टाइजिंग जो है ना वो मेजर इंडस्ट्री के रूप में उभर के आई है। अब इस सेंटेंस में है ना एडवर्टाइजिंग मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो एक ऑप्शन है ना सी, वो एडवर्टाइजिंग से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे सब्जेक्ट तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। तो ओवर द ईयर्स में जो आप बोल रहे हो ना, ये आप कह रहे हो कि कई सालों से ऐसा होता हुआ है कि आप एडवर्टाइजिंग जो है ना उसमें मेजर इंडस्ट्री। अब इसको आप है ना एक चीज से और समझ सकते थे, वो क्या था कि यहाँ पर है ना बी के अंदर आप टेंस की हेल्प ले सकते हो। देखो बी के अंदर हम लोग है ना प्रेजेंट टेंस का जो है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम सी की बात करते हैं तब हम यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम कई बार वीडियोस में देख चुके हैं कि जब हम इन्हें अरेंज करते हैं
तब हम पास्ट टेंस का यूज पहले करते हैं, उसके बाद में जाकर के हम जो है ना प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी से जो है ना हम लोग अपना सेंटेंस जो वो स्टार्ट करेंगे। सी के बाद मुझे ए ही बोलना पड़ेगा क्योंकि ए में अगेन देखो पास्ट टेंस है, और फिर बी और डी में प्रेजेंट टेंस है। तो थर्ड ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते देखिए, अगेन एक इडियम का मतलब आपसे पूछ रहा है, पुल्ड अ लॉन्ग फेस। नाउ जब है ना इस इडियम का क्या मतलब होता है, जब किसी का फेस है ना लॉन्ग यानी कि लंबा लंबा हो जाता है। इसका मतलब अपन कहते हैं ना क्यों मुंह लटका के खड़ा है यार। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सैड होता है, दुखी होता है, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं, पुल्ड अ लॉन्ग फेस। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है यूफोरिक। जो यूफोरिक वर्ड है ना, ये बेसिकली खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए यूज होता है। तो यानी ये सैडेंड का एंटोनिम हो गया। एक्साइटिक का मतलब भी खुशी होता है, जॉयफुल होता है। और इलेक्ट्रीफाइड वर्ड जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया। तो सैडेंड जो है वो पुल्ड अ लॉन्ग फेस का आंसर हो गया। तो टू लुक सैडेंड इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपको ग्रामेटिकली एरर बतानी है सेंटेंस के अंदर। तो आप सारे सेंटेंसेस एक बार पढ़कर देखते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, इट इज सेड दैट जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर। देखो ये कह रहा है कि ऐसा कहा है कि भाई जोसेफ जो है ना वो रेडी नहीं था। जोसेफ सिंगुलर है, वॉज बिल्कुल सही है। और इट इज सेड दैट के बाद में हम लोग अपने सेंटेंस का टेंस जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। हमने ऐसा इनडायरेक्ट स्पीच में भी देखा है। तो इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। तो बेसिकली है ना इसी सेंटेंस में एरर है। देखो क्या एरर है, यहाँ पर आप कह रहे हो आर, यहाँ पर भी आप कह रहे हो देयर, यानी कि आप ना वर्ब और प्रोनाउन तो प्लूरल यूज कर रहे हो, और यहाँ पर सब्जेक्ट यूज कर रहे हो फोर्स, है ना। तो फोर्स तो सिंगुलर हो गया ना। अब आप अब आर और या तो देयर को चेंज करो। अब आर और देयर को चेंज करने से तो बेटर है आप फोर्स को क्या कर लो, फोर्सेस कर लो। तो इंडियन फोर्सेस कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट होते ही यहाँ पर आर भी सही हो गया और देयर भी सही हो गया। आगे और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्ल मैक्स जो है वो सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सही है। वॉज अ रेनाउंड सोशल साइंटिस्ट, ये भी सही है। इट इज इम्पॉसिबल टू वेक क्रिस्टीन अप इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजर मिस्टेक कौन से सेंटेंस में है, सेकंड सेंटेंस में है, कि जब यहाँ आर और देयर प्लूरल है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए था। तो इंडियन फोर्स नहीं होगा, क्या होगा, फोर्सेज होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। नाउ बेसिकली इस क्वेश्चन में जो एरर है ना वो फ्रेजल वर्ब की एरर है। देखो गिव अप कर देना तो मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, कहते हैं ना इसने तो गिव अप कर दिया है। गिव अप कर दिया है मतलब हार मान ली है ना। तो हार मान लेने को बेसिकली गिव अप कहते हैं। अब यहाँ पर है ना प्रिंसिपल का हार मानने से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना है कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने भाई प्राइजेस दिए हैं। तो जब प्रिंसिपल ने प्राइजेस दिए हैं ना, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप सिर्फ आप बोले ही मत, आगे बोले द प्रिंसिपल गेव द प्राइजेस टू द विनर्स, प्रिंसिपल ने प्राइजेस विनर्स को दिए। तो बेसिकली एरर स्पॉटिंग कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में, कि यहाँ पे गिव अप नहीं होगा, क्योंकि गिव अप का मतलब तो हार मान लेना होता है, जबकि यहाँ पर तो प्राइजेस देने से सेंस आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगेन ये PQRS का क्वेश्चन है। देखिए शिफ्ट में 3 PQRS जो है वो पूछे गए थे। आपको फर्स्ट पार्ट सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पार्ट ए ही होगा। तो ए से स्टार्ट करते हैं। फॉल्स न्यू वेबसाइट्स। अब फॉल्स न्यू वेबसाइट्स आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली आपको वर्ब चाहिए, है ना। अब वर्ब जो, अच्छा एक हो सकता है कि आप एंड से दूसरा सब्जेक्ट भी कंबाइन कर रहे हो। तो देखो ए के बाद ई अगर मैं लगाती हूँ कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, ये भी सही है ना। लेकिन अगर मैं डी लगाती हूँ तो फॉल्स न्यू वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये भी सही है ना, क्योंकि हम एंड से 2 सब्जेक्ट कंबाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली ए के साथ डी ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद हमने वर्ब लगाई है मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ना वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है कि सबसे पहले आपने कहा फॉल्स न्यू वेबसाइट्स, फिर आपने कहा एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फिर आपने क्या कहा, मेक अ लॉट ऑफ मनी, thrive because the advertisements and politicians spreading propaganda about politics। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर है ना द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस को भी एक है ना आगे अपने साथ में वर्ब की जरूरत थी, तो वो भी आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर इनके बाद में स्प्रेडिंग ही आएगा। तो कुल मिलाकर एक पेयर भी बन रहा था कि सी के बाद बी आएगा, तो उस पेयर के हिसाब से भी आप फर्स्ट ऑप्शन टेक कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिंथेटिक का जो है ना ये मेरे से एंटोनिम पूछ रहा है। नाउ बेसिकली सिंथेटिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आर्टिफिशियल है यानी हमने मैनमेड बनाई हुई है, नेचुरल बनाई हुई नहीं है।
तो आर्टिफिशियल तो बेसिकली सिंथेटिक का सिनोनिम हो जाएगा। ये हमसे एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेचुरल, यानी जो चीज हमने नहीं बनाई है, गॉड गिफ्टेड है। इमिटेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी भी ओरिजिनल चीज की कॉपी। तो कॉपी ऑफ समथिंग ओरिजिनल इज इमिटेशन। आपने कई बार सुना भी होगा कि है ना, इमिटेशन ज्वेलरी है। इमिटेशन ज्वेलरी है मतलब रियल गोल्ड नहीं है, पर गोल्ड की क्या है? कॉपी है, गोल्ड जैसा दिखता है। तो इमिटेशन इज बेसिकली कॉपी ऑफ ओरिजिनल। प्रोसेस मतलब आप जानते हैं प्रोसेस फूड आते ही हैं। तो बेसिकली सिंथेटिक का उल्टा क्या हो जाएगा? नेचुरल, और सिंथेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू, देखो ऑइंटमेंट जो है ना वो वूंड को, वूंड मतलब होता है घाव, तो वो घाव को क्या करने में हेल्प करेगा? घाव को भरने में, है ना, सही करने में। तो हील वर्ड यहाँ पर यूज होगा, और वो हील की स्पेलिंग होती है HEAL। तो हील का मतलब होता है घाव को भर देना। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला हील है ना, ये आपकी एडी के लिए यूज होता है। नील का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, और ये तो ही विल है। तो बेसिकली द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू हील, और हील की स्पेलिंग क्या होती है? HEAL। आगे बढ़ते हैं। वी शुड प्लान आर एक्शंस जुडिशियली। नाउ अगेन आपको जुडिशियली का क्या बताना है? एंटोनिम। अब बेसिकली जुडिशियली का क्या मतलब होता है? जुडिशियली का मतलब होता है बिना पार्शियल, जहाँ जुडिशरी इन्वॉल्व होती है, यानी वाइज तरीके से जब अपन कोई डिसीजन लेते हैं ना, बायस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए, है ना, या नॉन बायस्ड डिसीजन ये होना चाहिए, यानी कि बिना पार्शियलिटी के डिसीजन जब लिया जाता है वो कहलाता है जुडिशियली। अब इसका एंटोनिम बताना है, तो इररेलेवेंट तो देखो बेकार होता है, तो ये तो होगा नहीं। इरिटेट होगा नहीं। इररेवरेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति डिसरेस्पेक्ट रखना, तो यहाँ पर आप डिसरेस्पेक्ट की भी बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप बोल रहे हो इररेशनल। इररेशनल का मतलब होता है बिना लॉजिक के जब हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं ना, बिना लॉजिक के, यानी कि बिना कुछ तर्क वितर्क किए, बस हमने बस सोचा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है और है ना यही सही है, बस वो जो डिसीजन होते हैं वो ऑब्वियसली बायस्ड ही होते हैं। उन डिसीजंस को हम बोलते हैं इररेशनल। तो जुडिशियली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इररेशनल। आगे बढ़ते हैं। द शेफ रिक्वायर्स डैश वेजिटेबल्स। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्टेल, आपको स्टेल का एंटोनिम बताना है। अब स्टेल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बासी हो गई है ना, खराब हो गई है, बासी हो गई है, पुरानी हो गई है ना, वो बेसिकली स्टेल कहलाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि उनको कैसी वेजिटेबल्स चाहिए? फ्रेश चाहिए। तो फ्रेश जो है वो बासी का एंटोनिम है। कट नहीं होगा, कट का मतलब काटना होता है, ग्रीन का मतलब हरा होता है, और लीफी का मतलब होता है पत्तेदार सब्जियां जो होती है, जैसे पालक वगैरह जो आते हैं ना, दे आर नोन एज व्हाट? लीफी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर स्टेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगेन ये आपसे रिफ्यूज का जो है ना एंटोनिम पूछ रहा है। अब रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? मना करना किसी भी चीज को, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हाँ करना। अब हाँ करने को आप क्या कहते हो? किसी भी चीज की परमिशन दे देना। अब बेसिकली यहाँ बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। तो रिप्रेस का क्या मतलब होता है? रिप्रेस का मतलब होता है कि आपने ना किसी की फ्रीडम जो है ना लिमिट कर दी है। टू लिमिट द फ्रीडम, टू लिमिट द फ्रीडम मतलब फ्रीडम दे तो रखी है, लेकिन कई कई जगह आपने उसे बाधित भी कर रखा है। आपने सिर्फ ये बोल रखा है ठीक है इतनी बजे पहले आ जाना, ये कर लेना, ये कर लेना, यानी कि किसी की फ्रीडम पे पाबंदियां लगा देना, वो कहलाता है रिप्रेस। बॉक का क्या मतलब होता है? बॉक का मतलब जो है रिफ्यूज का सिनोनिम है, यानी किसी चीज को स्टॉप कर देना। टू स्टॉप इज नोन एज व्हाट? बॉक। या फिर किसी चीज का मना कर देना, यानी कि बेसिकली मैं कह रही हूँ रिफ्यूज का सिनोनिम है, यानी हम रिफ्यूज को भी बॉक ही कहते हैं। अकॉर्ड का क्या मतलब होता है? अकॉर्ड का मतलब है दो कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, दो देशों के बीच का एग्रीमेंट कहलाता है बेसिकली अकॉर्ड, जिसको आप संधि भी कहते हो या आप ट्रीटी भी कहते हो, राइट। तो जो ट्रीटी है, एग्रीमेंट है बिटवीन एनी टू कंट्रीज स्पेशली, इज नोन एज व्हाट? अकॉर्ड। तो रिफ्यूज का मतलब मना करना हो गया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमिट। चलिए बेसिकली ये क्लोज टेस्ट है, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके क्लोज टेस्ट को रीड आउट करें, फिर अपन बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट किसके बारे में बात करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स जो है वो कमेंट जरूर से करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। द एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो एडवर्स क्या, अब यहाँ पर आपको नाउन चाहिए ना, तो बेसिकली यहाँ आप ऑप्शंस पे जाओ, तो एडवर्स प्रैक्टिस होगा नहीं, एडवर्स रिनाउंस होगा नहीं, है ना। रिनाउंस का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ तो इफेक्ट्स होगा या इफेक्ट्स होगा, बेसिकली आपको नाउन की जरूरत है, तो ये इफेक्ट तो वर्ब है, तो इफेक्ट्स जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा कि द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर इंक्रीजिंगली, ये जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी इन द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में ये चीज जो है वो बढ़ रही है। पर्टिकुलरली कौन सी कंट्रीज में? इन हाई एक्सपोजर एंड लो डैश कैपेसिटी। एक तो हाई एक्सपोजर जहां होता है और लो क्या होती है?
लो अडॉप्टिव कैपेसिटी, तो देखो अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना, तो अडॉप्टिव कैपेसिटी तो होगा नहीं, अफेक्टिव होगा नहीं क्योंकि आप नेगेटिव की बात कर रहे हो, मिनिमम कैपेसिटी भी नहीं होगा। हाँ, आप अडेप्टिव कैपेसिटी बोल सकते हो, अडेप्टिव का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, है ना, तो कैपेसिटी कैसी, जो अपने आप को ढाल चुकी है। वाइल मोस्ट, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी करेंटली अकर्स विद इन कंट्रीज, ये कह रहा है क्लाइमेट रिलेटेड जो है ना चेंजेस वो कंट्रीज में करेंटली बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि चले जा रहे हैं ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एल्सवेयर थ्रू डैश माइग्रेशंस, सॉरी डिस्परेशन एंड डिट्योरिंग एनवायरमेंट्स, और ये एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। कैन ऑल्सो कंपेल पीपल टू सीक अ लाइवलीहुड एल्सवेयर थ्रू डैश माइग्रेशन। अब ये जो है ना, ये किस कारण हो रहा है, लोगों के माइग्रेशन के कारण। अब लोगों का माइग्रेशन कैसा है, लोगों का माइग्रेशन फिक्सेड माइग्रेशन तो है नहीं, रिगार्ड भी नहीं होगा, है ना, फास्ट माइग्रेशन भी नहीं है। कैसा माइग्रेशन है, इररेगुलर माइग्रेशन के कारण जो है ये हो रहा है। इररेगुलर मतलब कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, किसी एरिया में ज्यादा हो रहा है, किसी एरिया में, तो ये कह रहा है थ्रू इररेगुलर माइग्रेशन की जो बात कर रहा है। वाइल क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इम्पैक्ट्स एवरीवन, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होता है वो सबको ही इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, एवरीवेयर, हर जगह करता है। दोज ऑलरेडी इन वनरेबल सिचुएशंस ड्यू टू, और स्पेशली उनको जो ऑलरेडी वनरेबल सिचुएशंस में है, किस कारण, ज्योग्राफी, पॉवर्टी, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, ओरिजिन या फिर अदर स्टेटस के कारण, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन, और ये स्पेशली माइग्रेंट वुमेन के लिए भी है, हु डैश क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स, जो किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड, तो डिपेंड जिस पर करती है, तो डिपेंड एट नहीं होगा, ये होगा डिपेंड ऑन, यानी जो किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट सेंस, तो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करना, फिक्स प्रेपोजिशन डिपेंड ऑन आता है, ठीक है, इन नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, तो डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स एंड चिल्ड्रन हु आर लेस एबल टू सर्वाइव, और उन बच्चों को करती हैं जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क में रहते हैं। इट इज डैश टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी, इस रियलिटी को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है ना, तो सेकेंडरी नहीं है, रेजिस्टेंट नहीं है, है ना, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा क्या है, इम्पैरेटिव है। इम्पैरेटिव का मतलब है इंपॉर्टेंट, यानी कि जरूरी है, ऑप्शनल भी नहीं है, तो माय राइट आंसर इज इम्पैरेटिव, यानी कि इस रियलिटी को हम जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करें उतना ज्यादा बेहतर है। तो इट इज इम्पैरेटिव टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी एंड टेक meaningful action to protect the human rights of those most affected by climate change including migrants। तो ये एक और आपकी शिफ्ट थी SSC CGL 2024 से रिलेटेड। हम नेक्स्ट वीडियोस में और शिफ्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और बहुत जल्द आपसे वोकैबुलरी की जो है नेक्स्ट वीडियो वो भी लाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, सारी वीडियोस देखते रहिएगा, आपके सजेशंस मुझे ज़रूर से दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।